सोल्यूशन के स्टडी के क्रम में हम लोगों ने कल मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखा। हम लोगों ने हेनरी लॉ देखा। हेनरी लॉ के लिमिटेशंस हमने देखे। कल हमने बताया था कि हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल गैसेज। It is only applicable for ideal gases. If we apply the Henry law, then we can generally apply this law for the general gases at low pressure. दूसरा लिमिटेशन हमने बताया था those gases which reacts with liquid, those gases which reacts with liquid, in that case Henry law is not applicable. For example, ammonia reacts with water and form ammonium hydroxide, i.e. ammonia reacts with water and ammonia also very much soluble in water, but in the solution of ammonia does not obey the Henry law. Why? Because ammonia reacts with water. एक तीसरी बात हमने बताया था, those gases which ionize in their solution, they do not obey the Henry law. ऐसी गैसें जो विलयन के अंदर डालने पर आयोनाइज होती हैं, वो उनके लिए हेनरी लॉ लागू नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए HCl हमने बताया था ना, कल बताया था। HCl आयोनाइज होता है विलयन के अंदर। कौन कौन सा आयन बनाता है? H+ एंड Cl1। तो अगर HCl आप घोल रहे हो जल के अंदर, तो ऐसी दशा में हेनरी का नियम लागू नहीं। ठीक, आज हम लोग स्टडी करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। Solution of solid and solid. Solution of solid and solid. एग्जाम्पल बहुत सारे बताए गए हैं। एलॉयज आर द एग्जाम्पल। एलॉयज मतलब क्या होते हैं? मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? मिश्र धातु का उदाहरण पीतल। पीतल को तांबा और जस्ता से मिलाकर बनाया जाए, लेकिन जब पीतल बन के दिखता है तो उसमें कहीं से आपको तांबा और जस्ता नहीं दिखता है, बल्कि पीतल पीला पीला दिखता है। तो ये ब्रास जो है, इट इज नोन एज ब्रास। ब्रास इज द एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। Solution of solid and solid are two types. First, substitutional. Substitutional solution. Substitutional solution का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज दैट कोई सॉलिड है, उस सॉलिड के अपने आइटम्स होंगे, उस सॉलिड के अपने मॉलिक्यूल्स होंगे, या उस सॉलिड के अपने आयन्स होंगे। उसके आयन को दूसरे आयन या मॉलिक्यूल्स या आइटम द्वारा आप रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने उदाहरण दिया ब्रास का, पीतल का। अब पीतल मान लो तांबा है, इट इज कॉपर। There are number of copper atom in the copper.
कापर का टुकड़ा लोगे, कापर के टुकड़े में स्मॉलेस्ट पार्टिकल विल बी कापर आइटम। क्यों? अब यहाँ इस कापर को आप हटा दो और कापर को रिप्लेस कर दो, यहाँ जस्ता आ गया, ठीक। यहाँ ऐसे मान लीजिए जस्ता आ गया, तो क्या हुआ है, यहाँ जो है कापर मेटल के अंदर जस्ता घुसा और उसने कापर को सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट माने क्या होता है? जगह लेना, उसको हटा के उसका जगह लेना। तो दिस टाइप ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। लिखना चाहोगे? समझ गए? समझ गए? बहुत बड़ी चीज है नहीं। सब्स्टिट्यूशनल मीन्स होता है ऐसे आपने कोई सॉलिड का आपको सॉल्यूशन बनाना है तो आप क्या करोगे, दो सॉलिड को मिलाओगे इन द मेल्टिंग स्टेज। ये ऐसे नहीं समझोगे, both solid will be melting stage and in the melting stage the one solid atom or molecule or atom will be replaced by the other। वो रिप्लेस करके वहाँ पे फिक्स हो जाएगा और एक मिक्सचर एक अलवाय बनेगा। दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। एग्जाम्पल इसका मैंने बताया, ब्रास मोनल मेटल होता है, वो भी इसी तरह होता है। सेकंड, दूसरा है void containing solid। वॉइड का मतलब होता है रिक्त स्थान, पढ़ा होगा वॉइड, पढ़ा होगा। अब सपोज दैट टंगस्टन है, टंगस्टन का सिंबल W है। मान लीजिए ये टंगस्टन है, टंगस्टन में होता क्या है, ये 8 मॉलिक्यूल्स के बीच एक वॉइड होता है, कि स्पेस होता है, उसमें जो है वॉइड के अंदर कार्बन जाके फिट हो जाता है। कार्बन वॉइड के अंदर कार्बन फिट हो जाता है तो टंगस्टन कार्बाइड का एक सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। टंगस्टन कार्बाइड का सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। इसे इंस्टीट्यूशियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें एक मेटल या एक सॉलिड ऐसा व्यवस्थित होता है कि उसके आइटम्स के बीच एक स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर दूसरा सॉलिड जाके उसका आइटम सेट हो जाता है। ऐसे मैं बता रहा हूँ, टंगस्टन है, टंगस्टन के मालिक आइटम्स इस प्रकार सेट होते हैं, उनके बीच एक क्या होता है, वॉइड होता है, स्पेस होता है और उसमें कार्बन जाके सेट हो जाता है। तो इस प्रकार टंगस्टन कार्बाइड का एक सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, एग्जाम्पल तो याद ही रहेगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अब हमको डिटेल स्टडी जो करनी है वो स्टडी करनी है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये हेडिंग नोट कर लें, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब देखिए, जैसे सपोज दैट आपने वाटर लिया, ठीक, आपने वाटर लिया और इसमें आप ग्लूकोज बोल रहे हो, ग्लूकोज बोल रहे हो वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर जब ग्लूकोज जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स, एक चीज़ मालूम है कि चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो और चाहे गैसेज हो,
सभी जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूविंग कंडीशन में होते हैं। क्यों? एकदम कांस्टेंट नहीं रहते। इन द केस ऑफ गैसेस द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर टोटली फ्री टू मूवमेंट। गैसों के अणु पूर्ण रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए आप अगर गैस से भरी एक शीशी को खोलोगे तो पूरा गैस इस कमरे में फैल जाएगा। मतलब जो गैस का आकार शीशी के अंदर था वो गैस का आकार कमरे के बराबर होगा। तो ना तो उसका गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही गैस का शेप फिक्स होता है, बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज आर टोटली फ्री फॉर मूवमेंट। गैसेज के बाद आता लिक्विड। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज आल्सो फ्री टू मूवमेंट बट दे आर फिक्स इन ए फिक्स लिमिट। एक लिमिट के अंदर फिक्स होता है। इसीलिए लिक्विड का शेप तो होता है लेकिन वॉल्यूम जो है वॉल्यूम फिक्स होता, शेप नहीं फिक्स होता। जैसे आप अगर गिलास में पानी को डाला, गिलास का शेप लिया, गिलास से कटोरे में डाला तो पानी का शेप कटोरे का हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड आर फ्री टू मूवमेंट। तो ये जो लिक्विड है वाटर, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर मूविंग इन दिस वेसल। इस वेसल के अंदर पानी के जो मॉलिक्यूल हैं ये मूविंग कंडीशन में मूव कर रहे हैं। इन दिस कंडीशन व्हेन वी dissolve the glucose then the moving function of the water will move the glucose particles। इसको उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा और ये इसमें डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। घुलने की प्रक्रिया क्यों होती है द्रव में घुलने की प्रक्रिया? बिकॉज जो आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड होते हैं दे आर इन द मूविंग कंडीशन। बाय द रीजन ऑफ मूविंग द molecules of the liquid the solid particles also move and dissolve. This is known as dissolution. First of all this process is proceed dissolution या घुलने की प्रक्रिया शुरू में ये प्रोसेस तेज होती है। जब आप किसी लिक्विड में किसी ठोस को डिजॉल्व करते हैं तो जो घुलने की प्रवृत्ति होती है शुरू में तेजी से होती है, लेकिन धीरे धीरे ये जैसे जैसे पानी के अंदर ग्लूकोज डालते जाओगे विलयन गाढ़ा होता जाएगा, तब डिसोल्यूशन की प्रक्रिया कम हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, मंद हो जाएगी। उस केस में एक नया चीज शुरू हो जाएगा, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। तब अवक्षेपण होने लगा। अवक्षेपण होने का मतलब ये होता है कि घुलने की प्रक्रिया बंद हो रही है और वो जमने की प्रक्रिया, उसके अंदर कलेक्ट होने की प्रक्रिया बढ़ रही है। तो अब मान लीजिए एक निश्चित अमाउंट वाटर 100 ml, एक फिक्स टेम्परेचर पर इसमें एक निश्चित अमाउंट ग्लूकोज ही घुलेगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर एक फिक्स टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट दिस टेम्परेचर वी हैव 100 ml ऑफ वाटर एंड वी डिजॉल्व द ग्लूकोज इन दिस वाटर। तो इस टेम्परेचर पर 100 ml पानी में एक निश्चित मात्रा में ही ग्लूकोज घुलेगा कि चाहे जितना चाहोगे बोलो भाई। अगर 100 ml पानी है, टेम्परेचर कितना है? वो 25 डिग्री है। इसको एक टेम्परेचर माना जाता है स्टैंडर्ड। वो दूसरा होता है एक ये भी होता है, ये 298 केल्विन में लिया जाता है, एक 273 होता मानक ताप होता है। तो इस केस में आप अगर ग्लूकोज घोल रहे हो तो एक फिक्स टेम्परेचर पर एक निश्चित अमाउंट का ग्लूकोज ही, दिस विल बी नोन एज, इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे विलीयता।
मतलब एक निश्चित ताप पर अगर 100 ml में 50 ml ग्लूकोज घुलता है तो ग्लूकोज की विलेयता होगी 50 ग्राम प्रति 100 ml वाटर। क्यों? अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 100 ml पानी में 50 ग्राम ग्लूकोज घुलता है तो ग्लूकोज की विलेयता 50 ग्राम 100 ml। ठीक, तो ये बात हुई विलेयता की। तो पहले लिखिए थोड़ा सा, डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन लिख लोगे। डिसोल्यूशन को लिखा हुआ है एंड प्रेसिपिटेशन। डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये when पार्ट में लीजिए when the solid is dissolved at a particular temperature in the fixed amount of liquid the solid डिजॉल्व लिक्विड हो गया। तो आगे लिखिए डिसोल्यूशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। आगे लिखिए डिसोल्यूशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। In the initial state, this process proceed rapidly. After some time, dissolution process decreases and precipitation अवक्षेपण इसको कहते हैं। प्रेसिपिटेशन process takes place. And equilibrium is maintained. तो जब जो है ये प्रोसेस होता है और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, कुछ घुलेगा और कुछ अवक्षेपित होगा। घुलने की प्रक्रिया और अवक्षेपण की प्रक्रिया दोनों बराबर हो जाए तो ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट, ये जो है इक्विलिब्रियम अवस्था मेंटेन हो जाएगी। और इस स्टेज पर अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं तो प्रेसिपिटेशन बढ़ता है।
और अधिक करने पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका बन जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कुड नॉट बी डिजॉल्व। ऐसा अतिशांत विलयन, एक निश्चित ताप पर ऐसा अतिशांत विलयन जिसमें और विलय पदार्थ को ना खोला जाए, उसको क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। अब हेडिंग लिख लीजिए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? अभी मैंने बताया, जैसे 100 ml पानी का उदाहरण लिया। हाँ, एक देखिए, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर निश्चित अमाउंट के सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट का जितना मैक्सिमम मात्रा घुलता है वह उसकी विलयता कहलाता है। क्या कहोगे? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर हो, एक निश्चित अमाउंट में सॉल्वेंट हो, उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की जो मैक्सिमम मात्रा डिजॉल्व होती है, उस मैक्सिमम मात्रा को क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। जैसे मैंने बताया कि 25 डिग्री ताप पर 100 ml पानी के अंदर अगर 50 ग्राम ग्लूकोज मिलता है तो ग्लूकोज की विलयता 50 ग्राम प्रति 100 ml है। यही चीज़ 1 लीटर में भी ले सकते हो। अगर 1 लीटर में लोगे तो वही मात्रा बढ़ जाएगा। मैं 100 ml का चाहे 1000 ml हो जाएगा, और ये जो है 500 हो जाएगा। क्यों? तो लिख लीजिए, सॉल्युबिलिटी लिखा, लिखिए द मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम क्वांटिटी लिख लीजिए, द मैक्सिमम क्वांटिटी of the solute dissolve in fixed quantity of solvent, fixed quantity of solvent at particular temperature, is known as solubility of solute, is known as solubility of solute। बात समझ में आई? लेकिन टेम्परेचर बदलने पर सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी। जैसे सपोज दैट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप 50 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोल लिया। अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? बिकॉज इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज। जब हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी के जो अणु हैं वो क्या होंगे? पानी खौलेगा, जब उसकी गति बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी इनर्जेटिक, उनको एनर्जी मिल जाएगी, एंड द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, सो द सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, थोड़ा सा लिख लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, कौन से वे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? आप अगर घोलना चाहते हो किसी ठोस को किसी द्रव में, तो वो कौन से फैक्टर हैं जो उसकी सॉल्युबिलिटी को, सॉलिड की विलयता को इफेक्ट करते हैं?
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। पोलैरिटी क्या है? जैसे सपोज दैट NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होगा, इट इज़ ए आयनिक कंपाउंड। क्या क्या बनाएगा? NaCl, it is an electrolyte, it is ionic compound, it will be ionized in Na plus and Cl-। तो इसको आप जब भी घोलोगे पोलर सॉल्वेंट में ही घोल सकते हो। पोलर सॉल्वेंट क्या होगा? व्हाट इज द पोलर सॉल्वेंट? पानी। वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। वाई? पोलर सॉल्वेंट वे सॉल्वेंट होते हैं जो पोलराइज होते हैं। इन्होंने ठीक बताया, OH ये वाटर है, वास्तव में वाटर है, OH। जनरली ये OH पार्शियली निगेटिव होता है और ये पार्शियली पॉजिटिव होता है। वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, so the ionic solute will dissolve only the polar solvent। मतलब कहने का कि अगर आयनिक कंपाउंड को घोलना है, सोडियम क्लोराइड को घोलना है, पोटेशियम क्लोराइड को घोलना है, और भी किसी पोलर सॉल्वेंट को, पोलर सोल्यूट में ही ये घुलेगा। आयनिक कंपाउंड पोलर सोल्यूट में ही घुलेगा। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में इसलिए घुलेगा क्योंकि ये भी पोलर होता है, और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें भी पोलराइजेशन होता है। क्यों? तो ये अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आई? तो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाला जो कारक है, जो फैक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट एंड आयनिक कंपाउंड। फिर कुछ ऐसे हैं जो नॉन पोलर हैं, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है तो ये जनरल सॉल्वेंट में घुलेगा, वाटर में भी घुलेगा। एक होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होता है उस सॉल्वेंट के अंदर आयनिक कंपाउंड बहुत अधिक होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? जैसे मान लो किसी आयनिक कंपाउंड को घोलना, आयनिक कंपाउंड में आपका KCl, ठीक। अब यहाँ पर जो है पोटेशियम क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। ये पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन जो होते हैं इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। सॉल्वेंट के अंदर एक ऐसा पावर होता है जो इस बॉन्ड को तोड़ देता है। बॉन्ड को जब तोड़ देगा तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। इसी बॉन्ड को तोड़ने की जो शक्ति है इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जिस सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितनी अधिक होगी उस सॉल्वेंट के अंदर आयनिक कंपाउंड की विलेयता या सॉल्युबिलिटी अधिक होगी। ये बात हुई। दूसरी बात क्या है? दूसरी चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर also affect the solubility. Temperature also affect the solubility of a solid in the liquid. किसी द्रव के अंदर कोई ठोस घुलेगा, इसको ताप भी
प्रभावित करता है। लेकिन डिपेंड करता है कि घुलने की प्रक्रिया इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। मतलब कहने का एक उदाहरण आप लीजिए, जैसे CaO ये बिना बुझा चूना है जो पुताई के लिए आता है, ठोस सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना है। आपने इसको प्रैक्टिकली देखा होगा, जब ये वाटर इसके साथ मिलता है तो टेम्परेचर क्या होता है? ठोस सॉलिड चूने को वाटर के साथ आप डिजॉल्व करोगे तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है नहीं बढ़ता? नहीं देखा कभी? देखा होगा जनरली सॉलिड चूने को अगर पानी में डालो तो बहुत तेज, कभी कभी तो पूरा एकदम वो बॉयल होने लगता है। तो मतलब हमने देखा कि जब इस बिना बुझे चूने को हम पानी में घोलते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। सीधी सी बात, बनता क्या है? CaOH का होल स्क्वायर प्लस हीट। अब आप इसको घोल रहे हो पानी के अंदर, हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या इसमें अगर आप हीट और लोगे तो सॉल्वेंटी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या यूं कहें कि जब कोई पदार्थ किसी द्रव में घुलता है, उसके घुलने के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो ताप बढ़ाने पर उसकी विलीयता घट जाती है। अगर ताप पैदा हो रहा है और तुम और ताप बढ़ा दो तो ऐसे केस में विलीयता घट जाएगी। इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक द सॉल्वेंटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड द सॉल्वेंटी डिक्रीजेस। बात को समझ में आई? किसी ठोस को किसी द्रव में घोल रहे हो, उस दौरान अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उस ठोस की द्रव में जो विलीयता होगी वो घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? ये ली चैटलियर प्रिंसिपल कहा होगा। ली चैटलियर या लासाटेलियर ने बताया कि यदि किसी अपक्रिया के दौरान ताप, दाब और सांद्रण में परिवर्तन किया जाता है तो अपक्रिया ऐसी दिशा में मुड़ती है जिससे किए गए परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो सके। बात समझ में आई? जैसे मान लो हम ये बैठे हुए, ऐसे हम करेंगे तो ये अपना सर पीछे उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा मारे गए चाटे का प्रभाव निरस्त हो सके। बात को समझ में आई? जैसे ये कोई बैठा है, तेजी से मारो तो पीछे हटेगा। क्यों हटेगा? बिकॉज अगर कोई मारे उसके चाटे का प्रभाव निरस्त हो। तो लासाटेलियर ने बताया कि कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के दौरान आप ताप, दाब या सांद्रण परिवर्तन करते हो तो रिएक्शन स्वतः ऐसी दिशा में मुड़ जाएगी जिससे किए गए परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाएगा। तो यहाँ चूंकि टेम्परेचर पैदा हो रहा है, हम टेम्परेचर देंगे तब तो उल्टी बात हो गई। यहाँ टेम्परेचर पैदा हो रहा है तो अपक्रिया ऐसी दिशा में जाएगा जिधर इसका टेम्परेचर जो पैदा हो रहा है वो निरस्त हो जाए। बात समझ में आई? तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ऐसे ठोस जिनके घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न होता है उनकी विलीयता ताप वृद्धि के साथ घटती है। याद रहेगा कि लिखोगे? लिख लीजिए। क्या लिखा? फैक्टर इफेक्टिव फर्स्ट लिखिए। पोलैरिटी ऑफ, हम उसको समझ लेना। पोलैरिटी फर्स्ट, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता दिया क्या है?
dielectric constant of solvent, dielectric constant of solvent. Next, for those solid which dissolution is exothermic. डिसोल्यूशन माने घुलना, इनका घुलना एक्सोथर्मिक है. which dissolution is exothermic, their solubility decreases by increasing the temperature. For example, CaO लिख लो, इससे मालूम है एक्सोथर्मिक लिखा हुआ. एक्सोथा में मूर्ति है जिधर किए गए चेंज का प्रभाव निरस्त हो. जो हम चेंज किए हैं, जो परिवर्तन किए हैं, उसका प्रभाव निरस्त हो. जैसे मान लो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी रिएक्शन, तो रिएक्शन ऐसी दिशा में जाएगी जिधर टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो. जैसे मान लो ये हीट है, ये हीट जो है माइनस हीट, माने हीट यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा होता, तब हम जो है इसको करते तो ये क्या होता, इंडोथर्मिक होता. और ऐसी दशा में टेम्परेचर जो हम बढ़ाते वो एब्जॉर्ब होता. तब क्या होता, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती. कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ इसकी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर यहीं से शुरू होता है राउथ-लॉ की कहानी. राउथ-लॉ है इसमें अभी फ्रीजिंग पॉइंट इंप्रेशन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है. वेपर प्रेशर क्या है? एक साधारण सी बात तो तुम लोग जानते होंगे. हाँ, कोई, हाँ बोलो, सूत्र बता रहे क्या? इस सूत्र में अभी इसका कंसेप्ट आप समझिए. वेपर प्रेशर क्या है? साधारण सी बात है, आप यहाँ पर पानी रख, 2 दिन बाद आओ, अगर आप छिछले बर्तन में रख दीजिए पानी, एक टब में रख दीजिए, और 2 दिन बाद आप आते हो तो पानी मिलेगा? थोड़ा सा पानी रख दो, जो मतलब जिसकी वो हो, थोड़ी एकदम सरफेस पे हो टब के, तो 2-3 दिन बाद पानी नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? वेपराइज हो जाएगा भाई, वाष्प बन जाएगा. सूख नहीं, ऐसा मत कहिए साइंस के स्टूडेंट को सूख जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा. वाष्पन की प्रक्रिया कंटिन्यूअस होगी. जैसे 2 प्रक्रिया है, एक बॉइलिंग होती, क्वथन की प्रक्रिया होती, और एक वाष्पन की प्रक्रिया होती. वाष्पन की प्रक्रिया हर टेम्परेचर पर होती है. अगर यहाँ पानी रख दोगे तो रात में भी वापराइज होगा, दिन में भी वाष्पन होगा. क्यों? सवेरे भी वाष्पन होगा, गर्मी में भी वाष्पन होगा. क्यों होगा? नहीं होगा. और क्वथन क्या है? व्हाट इज द बॉइलिंग? बॉइलिंग के लिए एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट चाहिए. हाँ, बॉइलिंग के लिए एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट चाहिए.
क्या बोल रहा था कोई कुछ बोल रहा था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है। अगर लिक्विड, तमाम लिक्विड के अपने अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? व्हाट इज द बॉइलिंग? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ना, ये परिभाषा नहीं है बॉइलिंग। किसी द्रव का बहताव, देखिए समझ लीजिए कंसेप्ट दिमाग में बस। देखिए वेपराइजेशन तो हर टेम्परेचर पर होता है, बॉइलिंग होता है जैसे सपोज दैट वाटर है। वाटर आप हीट करोगे, वाटर को हीट करोगे तो अब समझिए कंसेप्ट ना, इसको जरा ध्यान से, यही वेपराइजेशन है। तो वाटर को पहले धीरे धीरे हीट करोगे तो वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा वेपर ना। जैसे वाटर को हीट करके तुरंत उबलने लगता है, धीरे धीरे पहले भाप, ठीक। और इस वेपर का एक प्रेशर होता है, जिसे कुकर में देखते होंगे भाप बनता है, और उस प्रेशर के द्वारा जो चीज़ पकाते पकता, वो चीज़ दूसरा जो हम समझा रहे हैं, ये हम बता रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। वेपर, वाटर को हीट किया, वाटर वेपराइज हुआ, वेपर का वेपर प्रेशर पड़ा, ये वेपर प्रेशर ऊपर की ओर पड़ेगा कि नीचे पड़ेगा? ऊपर। और ऊपर से भी कोई प्रेशर पड़ रहा है? कोई प्रेशर है ऊपर से पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। तुम्हें नहीं पता है, वायुमंडलीय दाब पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर से सबके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा, और इसको गर्म करोगे वेपर प्रेशर, और ऊपर से वायुमंडलीय दाब। एक ताप ऐसा आएगा जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, वही द्रव का क्वथनांक। वाटर के लिए यह ताप 100 डिग्री होता है। 100 डिग्री पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो किसी द्रव का क्वथनांक क्या है? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। बात समझ में आई? बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं है उबलने में। कोई भी द्रव हो, किसी द्रव का बहताव जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक। चलिए अब आ जाइए वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? जनरल परिभाषा ये बताओ, कुछ जो समझ में आता हो। क्यों भाई, तुम बताओगे क्या? तुम्हें पूछ रहा। हाँ, बात कर रही हो। अच्छा, वाष्प दाब है क्या? इतना हम समझा डाले, लेकिन वो समझ में नहीं आया। एक लाइन में कह सकते हो, किसी भी द्रव को या कोई भी द्रव हर प्रत्येक ताप पर वाष्प बनाता है, और उस वाष्प का एक निश्चित दाब होता है जिसे उस द्रव का वाष्प। या द्रव को गर्म करेंगे, द्रव गर्म होगा तो वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा तो वाष्प का अपना एक दाब होगा, और उसका जो दाब होगा उसे उसका वाष्प। ठीक। अच्छा, अब मान लो पानी लिया H2 और पेट्रोल लिया, तो किसका वाष्प दाब अधिक होगा? पेट्रोल का। पेट्रोल का ही होगा भाई। हैं? हमने पानी लिया एक बर्तन में, एक बर्तन में पेट्रोल लिया, तो किसका वाष्प दाब अधिक होगा? किस? वाटर का।
तुम्हारा क्या उत्तर होगा? पेट्रोल का। बिल्कुल सही उत्तर है पेट्रोल। अरे भाई कॉमन सेंस लगाइए। पानी अगर रखते हो 1 लीटर तो उसको भाप बनने में टाइम लगेगा, और पेट्रोल 1 लीटर रखोगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब कहने का क्या है? कहने का मतलब ये है, बात मत करो भाई, कहने का मतलब ये है कि जो पेट्रोल हो रहा, पेट्रोल है बहुत तेज़ी से भाप बन रहा है, और जो तेज़ी से भाप बनेगा उसका वाष्प अधिक होगा, और जो वाष्प अधिक बनाएगा उसका दाब अधिक होगा। सीधी सी बात। नहीं समझ में आई? समझ बात आई? तो ये जो है वाष्पशील द्रव, अति वाष्पशील द्रव, इसी को कहा जाता, कभी कभी कहा जाता कि मोस्ट वॉलेटाइल। अति वाष्पशील द्रव में क्या आता है? पेट्रोल है, अल्कोहल है, डीजल भी है, ठीक है। तो ये हुई वाष्प दाब। लेकिन वाष्प दाब की एक जो है टेक्निकल परिभाषा हम लिखवाएंगे। लिखिए, हेडिंग लिखा हम ऊपर प्रेशर लिखिए। द प्रेशर exerted, the pressure exerted या exert करता ना, the pressure exerted, नहीं समझ पा, the pressure exerted by vapor of a liquid at particular temperature in stage of dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium, साम जिसको कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम लिख लिया। इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, ये बहुत क्लियर समझ में नहीं आया। किसी आया क्या? बताइए जरा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? एक शब्द उसमें आया, देखिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बोलो। समझ में आया ना? बताओ ना क्या है डायनेमिक इक्विलिब्रियम? क्यों हंस रही है? हंसने से काम चलेगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या? डायनेमिक इक्विलिब्रियम की तो लिखा है क्या? अब यहाँ डायनेमिक हम बता रहे हैं, इसको पहले समझो भाई। ये देखिए वही चीज़ जो अभी तक मैं समझा रहा था कि जो है, मान लीजिए, पढ़िए उसको। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, एक लिक्विड है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसका वेपर, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड। किसी लिक्विड का वेपर जो प्रेशर, जो साधारण मैंने बताया कि लिक्विड को गर्म करोगे भाप बनेगा, भाप का जो प्रेशर होगा वही वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर होगा। लेकिन इसमें ये नया चीज़ जोड़ गया है, क्योंकि थोड़ा सा वैज्ञानिक परिभाषा बताना, वही समझाना। और तो जो मैं हाँ नहीं समझिए, थोड़ा सा बताना।
देखिए दो प्रोसेस होता है। देखिए दो प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए लिक्विड है, ठीक, लिक्विड है, ये जो है इसका वेपोराइजेशन हो रहा, ठीक, भाप बन रहा। वेपोराइजेशन जब होगा तो क्या बनेगा? वेपर बनेगा। लिक्विड है, जब वाष्पन की क्रिया होगी वेपर बनेगा। तो वेपोराइजेशन के साथ साथ एक और क्रिया होती है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 10 ml द्रव है, वो भाप बन गया, 10 ml भाप बन के आया, तो हो सकता है 5 ml भाप फिर ठंडा होकर के द्रव बने। बात समझ में आई? या ऐसा भी हो सकता है कि 10 ml पानी हम ले लेते, वो भाप बना और फिर लौट के टोटल 10 ml जो भाप बना था वो फिर पानी बना। तो ये हो गया एक साम, ये हो गया रिवर्सिबल, इसी करके साम जो आगे और पीछे दोनों हो और एक ऐसी स्थिति आए कि अग्र क्रिया का रेट पश्च क्रिया के रेट के बराबर। तो कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन ये दोनों क्रियाएं हो रही हैं। इस दरमियान जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा लिक्विड, उस लिक्विड को हम क्या कहेंगे? उस प्रेशर को क्या कहेंगे? वेपर। ये है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक माने गतिक साम। गतिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट हो रहा, इधर लिक्विड वेपर बदल रहा, वेपर फिर लिक्विड बन रहा, इट इज गतिक साम का। गति हो रहा ना इसमें, एक जो है एक गति हो रहा लिक्विड से वेपर का, और वेपर फिर कंडेंसेट होकर के लिक्विड बन रहा। इस कंडीशन लिख लीजिए। इन द केस ऑफ, पैराग्राफ चेंज करके, इन द केस ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन takes place at equal rate, takes place at equal rate, takes place at equal rate बना लीजिए। lowering of vapor pressure बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझिए और इम्पॉर्टेंट भी हो। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या समझिए। जैसे मान लो अभी मैं बात कर रहा था पेट्रोल का, ठीक, पेट्रोल ले लिया आपने, पेट्रोल वाष्प बनेगा, इसका एक वेपर प्रेशर होगा, पेट्रोल का वाष्प निकलने ना पाए, इसको बंद कर दो, तो यहाँ से जो वाष्प निकलेगा पेट्रोल बन के, उसका एक प्रेशर होगा। लेकिन पेट्रोल में हम कुछ बोल दें, पेट्रोल में क्या बोलता है? रबर बोलता है, क्या बोलता है? कोई चीज पेट्रोल में बोलता है क्या? सारे हाइड्रोकार्बन भूल जाते। पेट्रोल में कोई चीज बोल दिया, सपोज दैट कोई सॉलिड हमने बोल दिया, तो ये सॉल्यूशन बन गया। जब कुछ बोल दिया तो ये पेट्रोल का सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन जब बन गया
तभी वाष्प बनेगा पेट्रोल का कि नहीं बनेगा? बनेगा ना कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्या उतना ही वाष्प बनेगा जितना पहले बन रहा था? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? या दूसरा उदाहरण लो, पानी ले लो, पानी का वाष्प बनाओ, पानी का वाष्प बनेगा, ठीक। ज़्यादा गर्म कर दोगे ज़्यादा वाष्प बनेगा, ज़्यादा वाष्प बनेगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। लेकिन पानी में ग्लूकोज घोल दो, पानी में ग्लूकोज घोल दीजिए, मान लीजिए 1 लीटर पानी है, 200 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया, तो क्या तब भी उतना ही वाष्प बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों भाई? हाँ, क्यों? क्यों आते? विलेय, अवाष्पशील विलेय। हाँ, तो क्या होता? वेपर प्रेशर कम हो। क्यों हो जाता? नहीं, हम पूछ रहे हैं, ठीक है, हम भी जानते हैं मिलाया जाता, कम होने का कोई कारण होगा ना। देखिए, अब समझिए, कम हो जाता है, क्यों हो जाता है? जैसे मान लीजिए शुद्ध पानी, जब हम पानी ले लेते वाटर, यहाँ वाटर था पहले, ठीक, पूरा वाटर सरफेस पे था, हम हीट कर रहे थे, सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल क्या बना रहा था? वाष्प बना रहा था, ठीक। हमने इसमें ग्लूकोज घोल दिया, ग्लूकोज घोलने का मतलब थोड़ा ही नीचे वहाँ को ग्लूकोज बढ़े, पूरा बराबर रूप से वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, तो तमाम ग्लूकोज के पार्टिकल यहाँ होंगे नहीं होंगे? सब होंगे। क्या उसका वाष्प बनेगा ग्लूकोज का? ग्लूकोज घोलने पर इस सरफेस में ग्लूकोज के पार्टिकल होंगे नहीं होंगे? होंगे। क्या इसका वाष्प बनेगा? नहीं बनेगा। पहले जब प्योर वाटर था तो सारे वाटर मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन जब उसमें ग्लूकोज हो दिया तो तमाम पार्टिकल ग्लूकोज के आ गए, और जब ग्लूकोज के पार्टिकल आ गए तो ग्लूकोज के पार्टिकल वाष्प नहीं बनेगा। वेपर ग्लूकोज का नहीं बनेगा। जब ग्लूकोज का वेपर ही नहीं बनेगा तो पहले जो वेपर बन रहा था उससे वेपर की मात्रा कम हो गई कि बढ़ गई? कम हो गई। जब वेपर कम हो गया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, तो मतलब निष्कर्ष ये निकला कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉलिड या अवाष्पशील, सॉलिड को अवाष्पशील कह सकते हो, जैसे ग्लूकोज का भाप बनेगा, ग्लूकोज का भाप बनेगा तो ग्लूकोज अवाष्पशील है। जब किसी शुद्ध सॉल्वेंट में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसी कमी को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बात समझ में आई? क्या कहो? जब किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई अवाष्पशील ठोस पदार्थ मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इस कमी को क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। अवनमन माने कमी। ये कंसेप्ट समझ में आया? हेडिंग लिख लीजिए। क्या भाई थकान पड़ गई? हम इतना चिल्ला रहे हैं, हमको थकान नहीं लग रही, तुम लोग बैठे बैठे हाँ क्या चीज? क्या है? देखा उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज पी एंड
द सॉल्यूशन, उसको आपने सॉल्यूशन बना लिया, फिर उसमें सोल्यूट डिजॉल्व किया और जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P0, प्योर सॉल्वेंट एंड वाटर हैज द वेपर प्रेशर ऑफ P एंड solution of the water has vapor pressure of P0, then the lowering of vapor pressure is equal to P minus P0. होगा कि नहीं? जैसे मान लो शुद्ध पानी का वाष्प दाब T है, उस शुद्ध पानी में आपने मान लो वो शुद्ध पानी 500 ml था, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज घोला, विलयन बन गया और उसका जो वाष्प दाब हुआ वो P0 हुआ, जो कि कम होगा, तो वाष्प दाब में कमी क्या होगी? P माइनस P0 होगा ना। तो लिख लीजिए नीचे, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज P and the vapor pressure of its solution and the vapor pressure of its solution is P0, then lowering of vapor pressure is equal to, then lowering of vapor pressure is equal to P minus P0, P minus P0. ठीक है, वाष्प अवनमन समझ में आया? वाष्प अवनमन बताओगी? हाँ, तुम दोनों में से कोई बात कर रही हो, याद कर रही हो, बताओगी? नहीं समझ? इतना मैं समझाया, आया? बताओ कितने लोग बता सकते हैं? कल से काम उठाने जाओ, तब हमारा पढ़ाने में मतलब कुछ नहीं है। तुम लोग नहीं समझ रहे, बता सकती हो? 4-5 लोग हाथ उठा रहे, इतना बताने क्या मतलब? तुम्हारे समझ में आया? हाँ, क्या चीज बताओगी? अपने भाषा में देखो, पढ़ाने की सार्थकता तभी जब तुम्हारे समझ में आए। हाँ तो ठीक है, लेकिन उसको याद करो तो आ जाएगा। सीधी सी बात है, कोई प्योर सॉल्वेंट है, उस प्योर सॉल्वेंट में आप सोल्यूट मिला दोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा हमेशा, और इसी को क्या कहते हैं? लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रिलेटिव में बहुत आसान, वो जो है P माइनस P0 अपॉन P, ये शुद्ध वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात, ये वाष्प दाब अवनमन है और ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वाष्प, दोनों के अनुपात को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो एनुमेरेटर करो फटाफट, नोट करिए। हाँ, बोलना चाहिए ना, हम भूल गए। देसी मोलर, हम भूल गए। देसी मोलर, सेंटीमोलर, सेंटीमोलर था, सेंटीमोलर मीन्स m/100 मोलारिटी दी हुई है, बहुत इजी है।
मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। 1/100 हो जाएगा 0.01। क्यों? ये मोलैरिटी ली हुई है 0.01। नंबर ऑफ मोल 1 लीटर हो जाएगा, हमेशा 1 लीटर होता है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 0.01। ये हो गया, ठीक, समझ में आया? देखो सेंटीमोलर माने 1 समझो पहले, तब नोट करो भाई। m/100 में 1/100 मीन्स मोलैरिटी 0.01 m। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 1 लीटर ही होगा। तो ये नंबर ऑफ मोल निकालना है, मोलैरिटी दिया है, ये 1 लीटर समझ रहे हो? क्यों? कोई भी मोलैरिटी दी हो तो 1 लीटर मान लो। तो नंबर ऑफ मोल कितना आया? 0.01। अब ऑक्सैलिक एसिड है COOH into 2H2। मॉलिक्यूलर वेट देखो 12 × 24, 12 12 24, 16 चौका 64, 24 प्लस 64 प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2 वाटर, तो 2 × 80, तो ये हुआ 90 प्लस 26, 126, ठीक, 126। अब ये क्या निकालना? वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। नंबर ऑफ मोल पॉइंट, हाँ कहाँ? हाँ 36, ठीक। अब ये जो है इंटू 126, तुम्हारा सही था आंसर 1.62 ग्राम, यही आया था तुम्हारा, सही। तुम्हारा कैलकुलेशन 1.26 ग्राम आया था। हाँ वही मैंने बोला 1.26, ठीक है, नोट कर लीजिए। कहाँ की ये आंसर नहीं है? हाँ,